हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज हिंदी की तीसरी क्लास है ये हमारी, और ये ट्रेडमैन एग्ज़ामों के लिए आपकी चल रही है। कोई भी आप ट्रेडमैन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण आपकी होने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। और क्लास आप एंड तक ज़रूर देखा करें, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो देखिए, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की किन की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। रेख्ता, दुहा, जवान हिंद या हिंदी। तो कौन से नाम से जाना जाता था। तो देखिए, इसका राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, जवाबे हिंद। ठीक है, जवाबे हिंद के नाम से आपका जानते थे। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषा के नाम से जो जाना जाता था, जवाबे हिंद के नाम से इसे जाना जाता था। अगला क्वेश्चन दूसरा, खलिकबारी किसकी रचना है। तो खलिकबारी ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, किसकी रचना है ये खलिकबारी। तो देखिए राइट आंसर देखेंगे इसका, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन अमीर खुसरो। ठीक है, याद रखेंगे अमीर खुसरो की रचना है ये खलिकबारी। तो खलिकबारी को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये पूछी गई है। देखिए ये कहाँ कहाँ एग्जाम में पूछी गई है, ये दे रखा है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। तो ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, यहाँ पे तो एक ही बार लिखा हुआ है, नहीं ये अलग अलग कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो आपको बताना है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम। जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अमीर खुसरो। याद रखेंगे अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले प्रथम कवि थे, याद रखेंगे। खड़ी बोली के कवि भी ने कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के उद्भव का सही क्रम आपको छांटना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं चार, राइट आंसर टिक करेंगे। ए, बी, सी या डी इनमें से कौन सा होगा आपका। तो देखिए बच्चों, चौथे का जो क्वेश्चन होगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट। तो देखिए संस्कृत सबसे पहले आती है, इसमें दे नहीं रखी है। संस्कृत, उसके बाद फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अवट। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहले संस्कृत को रखेंगे, उसके बाद ये सारी की सारी आएंगी। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पांचवा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो किसने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी या भारतेंदु। राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन है आपके सामने। साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या शिव सिंह सेंगर ने या राहुल शंकरत्यान ने। राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए छठे का क्वेश्चन होगा आंसर राइट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, याद रखेंगे साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है आपकी चंद्र शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा है, कहाँ से है इसका उच्चारण स्थान। दंत्य, ओष्ठ, मूर्धन्य या दंतोष्ठ। कहाँ से ये बोला जाता है। ये अंतस्त्य की कैटेगरी में आता है आपका व्यंजन। ठीक है, याद रखेंगे अंतस्त्य व्यंजन है ये, रे, ले और वह, ये चारों के चारों आपके अंतस्त्य व्यंजन होते हैं। तो वे व्यंजन का जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है। तो देखिए सात का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, दंतोष्ठ होता है ये, दंत और ओष्ठ के सहयोग से ये बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे वे व्यंजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तस्य व्यंजन कौन सा है। तो वर्तस्य व्यंजन आपको छांटना है, न, ते, से या है। राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए बच्चों आठ का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन न। ठीक है, याद रखेंगे ये वर्तस्य व्यंजन की कैटेगरी में आएगा। आप देख पा रहे हैं इसमें हलंत लगा हुआ है, अलग ही ये आपका दिख रहा है, ये वर्तस्य व्यंजन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौमा।
स्वर रहित आर का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से आपको बताना है कि स्वर रहित जो आर है उसमें जो है, जिसमें आर में ऐसा कौन सा आर है यहाँ पे जिसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, जो बिल्कुल स्वर रहित है। ट्रैक शब्द में है, पुनर्निर्माण में है, त्राटक में है या शस्त्रों में है। राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पुनर्निर्माण। देखिए इसमें जो है आपका ये रे जो शब्द है ये हलंत लगा हुआ रे होता है, ठीक है। इसमें जो है आपका स्वर नहीं होता है, ठीक है, स्वर नहीं होता है। अगर आपकी रे अगर ऊपर उड़ी हुई है ऐसे करके, तो ये जो है आपकी आधी रे, इसे वो बोल सकते हैं। और इसमें आपका हलंत लगा होता है और ये आपकी स्वर रहित होती है, ठीक है। जो ये रे वाली जो ये रे है, ये इसमें ये रे है और ये नीचे वाली रे है, ये जो है पूर्ण रे होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? 10वें का आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कै और गै। ये अल्प प्राण की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे कै और गै। शब्द ये पहला अक्षर जो है आपका कै खे गे, खे ये महाप्राण में आएगा, खे और फिर गे, गे आपका अल्प प्राण में आएगा। तो ऐसे ये कैटेगरी में चलते रहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द आपको छांटना है 11 का। गहरा, तीखा, अटारी या निकृष्ट। राइट आंसर टिक करेंगे। तो 11 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, तीखा। तत्सम शब्द का चयन करना है इसको आप में। तो तीखा जो है आपका राइट आंसर होगा इसका। सॉरी, इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, शायद निकृष्ट के साथ आपका जा सकता है, ठीक है, तीखा नहीं होगा इसमें, निकृष्ट आप लगाएंगे जो कि आपका तत्सम शब्द होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द आपको छांटना है इनमें से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बच्चों। निम्न में तद्भव शब्द आपको छांटना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्यास, ठीक है, याद रखेंगे। प्यास आपके साथ जाएंगे और इसमें आपका डी होगा। आपको बता दें हम, इसमें तत्सम डी होगा और इसमें आपका तद्भव प्यास होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग ऋण शब्द आपको छांटना है। योग ऋण आपको बता दें कहाँ पे है, इनमें से चारों में से कौन सा होगा योग ऋण? पवित्र, कुशल, विनम्र या जलज। राइट आंसर टिक करेंगे। तो देखिए 13 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा योग ऋण शब्द, ठीक है। जैसे जलज है, जलज को आप दूसरी ओर ले जा सकते हैं, जैसे कि कमल इसको बोलते हैं जलज को, ठीक है। तो ये योग ऋण शब्द हो गया। और यौगिक शब्द वो होते हैं जैसे रेलगाड़ी, ये आपके 2 शब्द हो गए, रेल और गाड़ी से बना है ये शब्द, तो ये आपका यौगिक शब्द हो गए। और ऋण शब्द वो होते हैं जिनका कोई भी आप तोड़ नहीं सकते कुछ भी, जैसे आपका कमल हो गया, तो कमल को आप अलग अलग तोड़ोगे तो इसका कोई भी तोड़ाव आपका नहीं बनेगा, तो ये आपका ऋण शब्द में आएगा, ठीक है। और जहाँ पे 2 शब्द आपके मिलकर बने हों वहाँ यौगिक शब्द, और जहाँ योग ऋण शब्द आएगा वहाँ तीसरा शब्द आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वां। निम्न में कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिबरी, पगड़ी, पुस्कार, ढोर। राइट आंसर टिक करेंगे जो कि देशज नहीं है। तो 14 का राइट आंसर टिक करेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पुष्कर, ठीक है। पुष्कर जो है आपका देशज शब्द नहीं है, याद रखेंगे। पगड़ी, डिबरी और ढोर ये सभी आपके देशज शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विप्र का आपको इसमें से पर्यायवाची बताना है। यहाँ पे आपको पर्यायवाची आपको पूछें, ठीक है, याद रखेंगे, पर्यायवाची आपको बताने हैं। तो विप्र का पर्यायवाची यहाँ से सही होगा, कौन सा होगा? निर्धन, धनी, ब्राह्मण या सैनिक। राइट आंसर टिक करेंगे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2015 में। तो देखिए 15 का राइट आंसर कौन सा होगा? ब्राह्मण, ठीक है। विप्र का क्या होगा पर्यायवाची? ब्राह्मण। 15 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16वां। अभिभार्व, अभिभार्व का आपको पर्यायवाची बताना है। तो देखिए 16 का राइट आंसर क्या होगा इसमें? उत्पत्ति, ठीक है, याद रखेंगे। अभिभार्व का होगा उत्पत्ति, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनमें से पर्यायवाची शब्द हैं आचेर, अचर, राम, दर्मण या कशिकंद। तो इनमें से एक जैसे आपको छांटना है कौन सा है जो कि सही शब्द हैं, दोनों के दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। तो देखिए इस 17 का राइट आंसर जाएगा बी के साथ, राधा रमण और कंस निकंदन। ठीक है, याद रखेंगे ये दोनों ही आपके एक जैसे हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या छांटना है, विलोम शब्द आपको छांटने हैं। ठीक है, विलोम शब्द आपको बताना है। यौवन का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या होगा यौवन का, जरा, पराजय, मृत्यु या जीत। तो क्या होगा यौवन का, 18 का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा जरा के साथ। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 19 का यथार्थ का आपका बताना है, क्या होगा विलोम शब्द यथार्थ का, उड़ान, कल्पना या स्वप्न या विचार। तो 19 का राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यथार्थ का आपका कल्पना हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए और सभी को अगर नहीं पता है तो आप ज़रूर याद कर लें इनको। ठीक है, 20वां है प्रतिवादी। तो प्रतिवादी का आपको विलोम बताना है। तो 20 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, प्रतिवादी, वादी के साथ। ठीक है, वादी इसका राइट आंसर होगा, प्रतिवादी का आपका वादी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, सूक्ष्म का 21 नंबर। तो देखिए सूक्ष्म किसके साथ जाएगा, 21 का राइट आंसर बताएंगे, ये जाएगा आपका स्थूल के साथ। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है और देखिए कितनी बार एग्जामों में ये पूछा गया है। ठीक है, सभी एग्जामों में ज़्यादातर पूछा गया है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, स्थूल। ठीक है, सूक्ष्म का स्थूल, याद रखेंगे। तो यही थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में। कैसे लगे ये क्वेश्चन आपको ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।